पिछले कुछ महीनों में घर में काफ़ी सारा फर्नीचर बनाया है मैंने। और काफ़ी समय से पेंट स्किल का जो पेंट स्प्रेयर है इसकी रिव्यू की वीडियो भी आनी थी। तो आज की वीडियो में इस पेंट स्प्रेयर को हम इन डिटेल कवर करेंगे। अब तक मैंने इसको हर एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया है और लगभग हर तरह के सरफेस पे से पेंटिंग भी कर ली है मैंने। तो पेंटिंग में आपको बेस्ट फिनिश किस तरीके से मिल सकती है इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल पेंटर की तरह पेंट फिनिश पा पाएँ। पुरानी टेबल पार्टिकल बोर्ड की बनी हुई थी, इस कारण से वो बीच में से बेंड कर गई थी और अब मैंने सारा फर्नीचर प्लाईवुड से ही बनाया है। और जब सारा सामान मैं पेंट कर ही रहा था तो टेबल को भी नीचे की साइड से मैंने ब्लैक पेंट कर लिया। 2 लकड़ी के स्टूल्स भी बनाए थे मैंने, क्योंकि जो प्लास्टिक के स्टूल्स से काफ़ी लिचपिजे थे तो बैठने में उनमें दिक्कत आती थी। स्टूल्स और टेबल्स मैंने ऑक्टागोनल शेप में बनाई है ताकि पैरों से टकराया ना इनके कॉर्नर्स। और इसके अलावा घर में काफ़ी सारा पुराना फर्नीचर था जिस पे पॉलिश के कारण लकड़ी की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो वो मुझे रिस्टोर करनी पड़ी। अब तो खैर सारे फर्नीचर पे ही मैंने पेंट कर लिया, क्योंकि पेंट ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है पॉलिश के मुकाबले। बस जो भी फर्नीचर आप पेंट करें कोशिश करें कि सारी फिटिंग्स उनके खोल लें या फिर मास्किंग टेप की मदद से उन्हें कवर कर लें, ताकि काम पूरा हो जाने पे लुक अच्छी लगे। रही बात सारे फर्नीचर को बिल्ड करने की, तो इस वीडियो में सारी चीज़ों को तो एक साथ कवर नहीं करा जा सकता, लेकिन अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से बनाया जाता है उस बारे में भी अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। जैसे जैसे वो वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी वैसे वैसे उन वीडियोस की जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि कुछ समय बाद जब आप इस वीडियो को देखें तो सारी वीडियोज़ आपको एक ही जगह देखने को मिल जाए। बिल्ड स्किल का अनबॉक्सिंग ओवरव्यू पहले ही चैनल पे आ चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले उसको देखने से आपको इस मशीन के बेसिक्स पता चल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पेंटिंग की बारीकियों को कवर करेंगे और ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगा जिसको लोग ध्यान में नहीं रखते, उसके कारण पेंट की जो फिनिश है अच्छी नहीं आ पाती उनसे। कोई भी फर्नीचर पेंट करने से पहले आपको उसकी अच्छे से घिसाई करनी पड़ेगी एक रेकमाल की मदद से। ये 100 नंबर का रेकमाल है, यानी 100 ग्रेड का सैंड पेपर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और कहीं भी कोई भी कील या पेच अगर लकड़ी में बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो ये सही वक्त है अभी उसे घिसने का, नहीं तो बाद में वो देखने में बुरा लगेगा अगर आपने उस पर ऐसे ही पेंट कर दिया तो। ये तो खैर टेबल का टॉप है जहाँ पर मैं पेच घिस रहा हूँ, क्योंकि इस पर एक लेमिनेट चिपकाया जाएगा, लेकिन जिस सतह को हमें पेंट करना होता है उसको भी अच्छे से एकसार करके ही पेंट करा जाता है। फर्नीचर को आपको इतना ही घिसना है कि लकड़ी रफ हो जाए, कोई भी गंदगी उस पर से हट जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा घिस देंगे तो लकड़ी का रेशा निकल आएगा और ऐसा काम आपको नहीं करना है। खैर ये नया फर्नीचर है तो जहाँ भी लेमिनेट को लगाना है वो मैं ऑफ द कैमरा लगा लूँगा। अगर रेकमाल की बात करें तो 3M और सेंट गोमेन के जो रेकमाल आते हैं ये सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं और कम से कम मेहनत में चीज़ें इनसे जल्दी घिस जाती हैं। कई सारे लोकल ब्रांड्स के भी सैंड पेपर्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ कम होती है, इसलिए मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करता। कोई भी कोरा फर्नीचर है तो उसको घिसने में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसी भी फर्नीचर पर अगर पहले पेंट हुआ हुआ है या पॉलिश करी हुई है तो उसको काफ़ी अच्छे से आपको घिसना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश तरीके से पेंट करने में अच्छा यही रहता है कि पुरानी जो भी पेंट की सतह होती है कम से कम रहे, ताकि पेंट लकड़ी से मजबूती से चिपके और एक अच्छी फिनिश दे। अगर आप मेटल पे पेंट कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको उस पर भी करनी है, लेकिन उसमें आपको 200 नंबर का रेकमाल इस्तेमाल करना है। 100 नंबर का रेकमाल बहुत ज़्यादा रफ छोड़ देगा सतह को। अगर आप दीवारें पेंट कर रहे हैं तो भी उस पर भी 200 नंबर का ही रेकमाल इस्तेमाल करना है। घिसाई करने के बाद एक कपड़े से सारी डस्ट को साफ़ कर लेंगे। हल्का सा तारफिन का तेल भी लगा लेंगे कपड़े पे, ताकि सरफेस अच्छे से साफ़ हो जाए और पेंट मजबूती से चिपक पाए इस पर। जो भी चीज़ें आप पेंट नहीं करना चाहते उसको मास्किंग टेप से ढक लें। स्पेशली जो लेमिनेट की किनारियाँ होती हैं उन पे आपको मास्किंग टेप लगानी पड़ेगी। बीच में जो ज़्यादा हिस्सा है वहाँ न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर्स में ऐड, झूठ और नफरत के अलावा कुछ खास आता नहीं है, तो इस तरह के कामों में बहुत अच्छा रहता है। और फिर न्यूज़पेपर को भी मास्किंग टेप से चिपका लें और कोशिश करें मास्किंग टेप किसी अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करें जिससे आपको पूरी लेंथ मिले। मैं एशियन पेंट्स की मास्किंग टेप पसंद करता हूँ। इस पर होलोग्राम लगा हुआ होता है जिससे पता चल जाता है कि टेप की लेंथ पूरी है। पेंट करने से पहले सारी चीज़ों पे प्राइमर करा जाएगा, लेकिन लकड़ी पे प्राइमर करने से पहले दीमक से बचाने के लिए इस पर टर्मिसाइड लगाना पड़ेगा। दीमक को रोकने के लिए मैं इसमें एल्ड्रीन नाम की ये दीमक की दवाई लगाना पसंद करता हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन अपनी सेहत को बचाने के लिए कम से कम N95 मास्क ज़रूर पहने। साथ ही आई प्रोटेक्शन के लिए 3M के ग्लासेस पहन सकते हैं आप। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए ईयर मफ्स भी पहन सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, फिर भी मैं ज़रूर पहनूंगा इन्हें। अगर आपका ये रोज़ का काम होने वाला है तो आपको रेस्पिरेटर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दीमक की दवाई बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है।
दीमक की दवाई को वैसे ब्रश की मदद से लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे वो बिल्कुल भी उड़ता नहीं है और सांस में जाने का डर नहीं रहता। लेकिन मेरे पास बहुत सारा फर्नीचर था और मुझे कम से कम वक्त में काम करना था, इसलिए मैंने स्प्रे पेंट मशीन में ही दीमक की दवाई डाल के स्प्रे मार्क लगा लिया था इन पर। अगर आपने लकड़ी पे प्राइमर कर दिया तो उसके बाद कभी भी आप टर्मिसाइड ठीक से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कोरी लकड़ी जब अपने अंदर टर्मिसाइड को अब्जॉर्ब कर लेती है तो 20 साल तक भी इसमें दीमक लगने का कोई खतरा नहीं रहता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ हर 2-3 साल में ही दीमक की दवाई लगाते रहते हो बार बार फर्नीचर पे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर शुरू में ही आप एक बार दीमक की दवाई लगा देते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय काम करती है। फर्नीचर पे दवाई लगाने के बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दें। अगर धूप में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जो भी सॉल्वेंट्स है वो उड़ जाएंगे और जो इसका कंपाउंड है लकड़ी अपने आप में पी जाएगी। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा उसी के बाद ही इस पर प्राइमर करेंगे। और भूल कर भी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के बाद फर्नीचर को साथ ही साथ अपने घर के अंदर ना रखें। कुछ दिन तक फर्नीचर को वेल वेंटिलेटेड जगह पे आप रखें ताकि जो भी इसकी स्मेल है वो निकल जाए और आपकी सेहत को नुकसान ना दे। इतने वुडन फर्नीचर सूखता है, हम मेटल प्राइमर कर लेते हैं। कोई भी लोहे की सतह पे पेंट करने से पहले रेड ऑक्साइड प्राइमर लगाना चाहिए। और अगर किसी एल्यूमिनियम की चीज़ पे आप पेंट करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली एक एचिंग प्राइमर आता है, कॉमनली वो येलो कलर का आता है, उससे पेंट काफ़ी अच्छे से टिक जाता है एल्यूमिनियम पे भी। फाइनली फर्नीचर पे भी वुडन प्राइमर कर लेते हैं। पेंट के कैंस को पहले मैं अंदर से मिक्स करना पसंद करता हूँ एक बड़े से स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और फिर ढक्कन लगा के अच्छे से डिब्बे को हिला लेता हूँ ताकि पेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आता है स्प्रे पेंट मशीन को इस्तेमाल करने का सबसे ज़रूरी पार्ट। नॉर्मली ब्रश से पेंट करने में आपको इसके गाढ़ेपन का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी स्प्रे पेंट मशीन से आप पेंटिंग करेंगे इसकी विस्कोसिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। विस्कोसिटी इसका गाढ़ापन होता है, तो बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर पेंट और तारपिन का तेल मिला के आपको बनाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पतला होगा तो पेंट लटकेगा, जगह जगह बूंदें आएंगी, और अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो स्प्रे पेंट मशीन में से पेंट ही नहीं निकल पाएगा, बल्कि मोटर को भी इससे डैमेज हो सकता है। स्प्रे पेंटिंग करने के लिए पेंट में 30% के करीब वॉल्यूम से तारपिन का तेल मिलाना सही रहता है। बाकी असल में आपको ये प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। और मशीन के साथ एक कप दिया गया है जिसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ है नीचे। इस कप को पूरा पेंट से भरने के बाद 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स के बीच में इसको खाली होना चाहिए। तो आपका पेंट का मिक्सचर अगर 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स के बीच में खाली हो रहा है जब आप इस कप में पूरा भर देते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी स्प्रे पेंट मशीन के लिए सही है। ऐसे ही अलग अलग पेंट्स के हिसाब से इसकी विस्कोसिटी का टाइम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मशीन के यूज़र्स मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। और जब आपका मिक्सचर परफेक्टली बन जाए तो स्प्रे पेंट के जार में डाल के पेंटिंग शुरू करी जा सकती है। स्प्रे पेंट मशीन में 2 टाइप के एयर स्प्रे पैटर्न्स दिए हैं, एक राउंड और एक थोड़ा सा लंबा है। इसका व्हील घुमा के पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं और जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पहली बार इस मशीन से पेंटिंग शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभी प्राइमर की स्टेज है तो थोड़ी बहुत अगर आपसे कमी रह भी जाती है कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइमर करते करते इतने आप सीख भी जाएंगे। प्राइमर के ऊपर तो खैर अभी एक और कोट प्राइमर का आपको करना ही है, थोड़ी बहुत पुट्टी लगा के और सैंडिंग करनी है तो ये सब कवर हो जाएगा। प्राइमर के पहले कोट में हो सकता है सरफेस पूरी तरीके से ना ढके, वैसे भी हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पे जो एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी लगाएंगे हम वो अच्छे से इसको पकड़ ले। फिर प्राइमर का सेकंड कोट तो करना ही है। पुट्टी लगाना फर्नीचर पे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छी फिनिश चाहते हैं तो एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी लगाना अच्छा रहता है। कोई भी कमियां होती हैं, खड्डे होते हैं, उससे भर जाते हैं और पेंट होने के बाद सतह एकदम एकसार दिखती है। वॉल पुट्टी भी एक्रेलिक बेस्ड होती है तो वो भी इस्तेमाल करी जा सकती है इसमें, लेकिन वुड फिलिंग के लिए अलग पुट्टी भी अवेलेबल हो गई हैं कई ब्रांड्स में, तो वो और बेहतर काम करती है इसमें। जो भी सतह आप चाहते हैं बिल्कुल एकसार दिखे वहीं पर लगाएं, यानी सिर्फ फ्रंट पे और साइड्स पे या अंदर की साइड अगर आप लगाना चाहें तो सही है लगाना। पुट्टी लगाने के अगले दिन 200 ग्रेड के सैंड पेपर से इसे अच्छे से घिस लें। जैसे लकड़ी के लिए हम एक्रेलिक पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मेटल की सरफेस को एकसार करने के लिए भी एनसी पुट्टी आती है। कई कार गैराजेस में आपने देखी होगी, ग्रे कलर की पुट्टी से बॉडी को एकसार करके रीपेंटिंग करी जाती है। अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा ज़्यादा पेंट कर दिया है तो इस तरीके से लटक सकता है, तो इन बूंदों को साथ ही साथ घिस लें, नहीं तो बाद में देखने में बुरी लगेंगी। पुट्टी के ऊपर अब एक और कोट प्राइमर का करा जाएगा, क्योंकि पेंट डायरेक्टली इस पर इतने अच्छे से नहीं टिकता है। अब क्योंकि प्राइमर का सेकंड कोट है तो कहीं से भी लकड़ी नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए तसल्ली से देख लें कि प्राइमर ठीक से हो गया हो और कहीं भी किसी भी तरीके से सरफेस में कमी ना हो, क्योंकि इसके बाद कमियों को उतने आराम से नहीं ठीक करा जा पाएगा। पेंट का कलर मैंने खुद ही मिक्स करके बनाया था और पिडिलाइट का जो ये यूनिक टिंट स्टेनर है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, इससे कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। खैर सारे स्टेनर्स मुझे इस ब्रांड के नहीं मिले थे, तो जो भी मुझे दुकान पे मिला मैंने ले लिया।
अब तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई और पेंट कितना गाढ़ा रखना है पहले ही पता चल जाता है, इसलिए मुझे कप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्रे पेंटिंग में बस आपको मशीन को एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रोकना है। अगर बहुत ज़्यादा देर आप एक ही जगह रोकेंगे तो पेंट लटकने लगेगा। और पेंटिंग सरफेस से लगभग आपको 9 इंच की दूरी पे मशीन को रखना है, तब सबसे अच्छा इसका स्प्रे पड़ता है। बिल्कुल एकसार पैटर्न बनता है इससे। पेंट की विस्कोसिटी अगर आपकी सही होगी तो जो दानेदार पैटर्न है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। स्प्रे पेंटिंग की यही खासियत होती है कि इसकी जो लुक आती है फाइनल, वो बहुत सुंदर आती है। ब्रश से आप चाहे जितना मर्जी अच्छे से पेंट कर लें, वो जो ब्रश के निशान होते हैं वो रह ही जाते हैं और वो बाद में देखने में बुरे लगते हैं। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दराज के खांचों में स्प्रे पेंट मशीन नहीं चल पाएगी, लेकिन इनमें भी इसी ने पेंट अच्छे से कर दिया और काफ़ी अंदर तक पेंट चला जाता है इससे। बस मशीन के एंगल आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि हर एंगल से आप सारी किनारियों को कवर कर लें। जो मार्जिन की किनारियाँ होती हैं, अगर आप उस पर उल्टी दिशा से स्प्रे मारेंगे तो उस पर पेंट नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए स्प्रे पेंट मशीन का इस्तेमाल करना है आपको। वैसे तो पेंट के मल्टीपल कोट्स करेंगे तो उसमें कवर हो ही जाएगा। और बीच बीच में जो स्प्रे का पैटर्न है आप वो भी सेट करते रहें। कभी आपको गोल पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपको लंबे की ज़रूरत पड़ेगी, और लंबे पैटर्न की भी डायरेक्शन आप घुमा सकते हैं। मशीन की डिटेल्स के बारे में हम वीडियो की एंडिंग में बात करेंगे। अभी पेंटिंग पे फोकस करते हैं। और कोट की जो थिकनेस है इस स्प्रे मशीन में मैं कम से कम रखना पसंद करता हूँ। इसके लिए भी एक स्विच दिया गया है। अगर आप कंक्रीट की दीवारों पे पेंट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको मशीन चलानी है, कवरेज जल्दी करनी है, स्प्रे मशीन में जो पेंट की थिकनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने कम से कम रखा हुआ है क्योंकि मैं फिनिशिंग ज़्यादा चाहता था इस फर्नीचर में। इसलिए आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पासेस मुझे करने पड़ रहे हैं स्प्रे के। कोई भी डार्क कलर अगर आप पेंट का कर रहे हैं तो उसमें 2 कोट्स काफ़ी हैं, और कोई भी हल्के रंग अगर कर रहे हैं तो उसमें 3 कोट्स तो कम से कम आपको करने ही पड़ेंगे ताकि लुक अच्छी है। अगर ओवर स्प्रे की बात करें तो फर्नीचर में तो कम से कम पेंट की वेस्टेज होगी, क्योंकि उसकी जो सतह होती है, जो खांचे होते हैं, अच्छे से पेंट को पी जाते हैं। एयर स्प्रे में कम से कम उड़ता है। लेकिन कोई भी अगर आप पतले पाइप्स या स्टूल्स को पेंट करेंगे तो पेंट थोड़ा सा ब्रश के मुकाबले ज़्यादा वेस्ट जाता है, लेकिन इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेबर काफ़ी बचती है। तो पेंट अगर थोड़ा बहुत वेस्ट भी जाता है उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता मैं। बस स्प्रे पेंटिंग करते वक्त कोशिश करें कि जो आपकी मशीन है उसका एंगल नीचे की तरफ हो ताकि पेंट ज़्यादा दूर तक ना उड़े। और अगर ज़्यादा आंधी चल रही है तो कोशिश करें उस दिन पेंटिंग ना करें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको और फिनिश अच्छी नहीं आएगी। गीले पेंट में डस्ट भी चिपक जाएगी और वो बाद में छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इस कारण से कच्ची ज़मीन पे भी ज़्यादा नीचे रख के आप पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हो सके जिस चीज़ को आप पेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऊंचा रखें, किसी स्टूल पे या ईंटों का कोई बेस बना लें, उस पर रख सकते हैं। अगर पक्का फर्श है तो आप नीचे भी रख के पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग करते वक्त पेंट तो इतना नहीं उड़ता है, लेकिन तारपीन का तेल इसमें मिक्स करा जाता है पेंटिंग के लिए, तो डस्ट के साथ मिक्स होके 10-15 फुट तक उड़ता है। तो कोशिश करें 20 फुट की दूरी तक कोई सवारी ना खड़ी हो। अगर कोई सवारी खड़ी भी है उसको ढक लें, क्योंकि कपड़े की जो तिरपाल होती है उस पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है इसका असर। लेकिन किसी सवारी की जो सरफेस होती है काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी होती है, जिस कारण से उस पर बारीक सा भी ओवर स्प्रे आपको हाथ फेर के रफनेस के रूप में महसूस हो सकता है। प्राइमर के सेकंड कोट के बाद मैं बिना सैंडिंग करे पेंट करना पसंद करता हूँ, और पेंट के पहले कोट के बाद ठीक से सैंडिंग कर लेता हूँ, और फिर सेकंड और थर्ड कोट के बीच में मुझे ज़्यादा सैंडिंग की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अगर आपने एक्रेलिक पुट्टी का इस्तेमाल करा है तो सरफेस काफ़ी एकसार पहले ही हो चुकी होगी, और पेंटिंग भी हम स्प्रे के ज़रिए कर रहे हैं तो ब्रश के कोई निशान तो होंगे ही नहीं, इसलिए सैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत इसमें आपको भी महसूस नहीं होगी। अगर कोई भी आप ज़्यादा फिनिशिंग का पार्ट पेंट कर रहे हैं, जैसे अगर बाइक का टैंक पेंट कर रहे हैं या कोई भी मडगार्ड की शीट पेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको 300 से 400 ग्रिट के बीच के सैंड पेपर से सैंडिंग करनी पड़ेगी। घिसाई भी उसमें सूखी नहीं चलेगी, पानी लगा के वेट सैंडिंग करनी पड़ेगी ताकि सरफेस बिल्कुल एकसार हो जाए पेंट के लिए, क्योंकि ऑटोमोटिव पेंटिंग में बारीक सी भी कमियां ज़्यादा दिखती है और उन पर ध्यान भी ज़्यादा जाता है। पेंटिंग तो हमने काफ़ी कर ली और पेंट को सूखने में ही कई दिन लग जाते हैं। फुली क्योर होने में तो महीना भर तक लग जाता है, क्योंकि तभी पेंट पूरी तरीके से हार्ड होता है और प्रॉपर्ली इस्तेमाल होने लायक भी तभी होता है। 4-5 घंटे में पेंट छूने लायक तो सूख ही जाता है। मौसम गर्म हो और धूप में अगर आप कर रहे हैं तो और जल्दी सूख जाएगा। पेंट के 3 कोट्स होने के बाद अब आप फिनिशिंग देख सकते हैं। ये स्टूल के अंडर साइड है, इसलिए आप पुट्टी का इस्तेमाल नहीं करा गया है, लेकिन सिर्फ पेंट से ही इसकी काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और साथ साथ ही मैं मास्किंग टेप और न्यूज़पेपर्स को हटाना पसंद करता हूँ। अगर पेंट पूरा हार्ड होने पे इसको हटाएंगे तो इसकी किनारी उतनी साफ़ तरीके से नहीं हटती, क्योंकि पेंट हार्ड हो जाता है। अगर किसी किनारी में हल्की सी फिनिशिंग की कमी हो तो दोबारा मास्किंग टेप लगा के एक छोटे से ब्रश की मदद से टचिंग कर सकते हैं।
ब्रश से पेंट करते वक्त तो लोग ज़्यादातर मास्किंग टेप नहीं लगाते क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन इससे काम काफ़ी सफाई से होता है। और अगर स्प्रे पेंटिंग करें तो मास्किंग टेप आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, बीच में न्यूज़पेपर्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि ओवर स्प्रे हर जगह पड़ता है, तो जो भी सरफेस कवर्ड नहीं होगी वहीं पर पेंट जाके लग जाएगा। एंगल ग्राइंडर के गार्ड के पेंट की हालत भी बुरी हो रही थी, तो इतना सब कुछ जो मैंने पेंट कराई था इसको भी पेंट कर लिया था स्टूल पे टांग के। मेरे टेबल लैंप का भी जो ब्लू कलर है काफ़ी बुरी तरीके से फेड हो चुका था, और आजकल इस तरीके के टेबल लैंप्स नहीं मिलते जिसमें बल्ब्स अलग से लग जाते हैं। इस कारण से मैंने इसको भी ब्लैक पेंट कर दिया क्योंकि शुरू से ही मुझे इसका ब्लू कलर कोई ख़ास पसंद नहीं था और ब्लैक कलर देखने प्रीमियम लगता है। और ये रही इसकी सबसे बड़ी खासियत, अगर इसका बल्ब ख़राब हो जाए तो पूरा टेबल लैंप फेंकना नहीं पड़ता। आजकल के हज़ारों रुपए के एलईडी टेबल लैंप्स में फीचर नहीं मिलेगा आपको। फाइनली मेरा बुक रैक भी तैयार हो गया है। अब इसमें बुक्स लगाने से पहले कम से कम 1 हफ़्ता मैं वेट करूँगा। और पेंट की फिनिश आप देख सकते हैं, इसमें मैंने किसी भी तरह की एक्रिलिक पुट्टी का इस्तेमाल नहीं करा है, तो जो थोड़ी बहुत लकड़ी में कमियाँ थी पॉलिश ने ऑलरेडी फिल कर रखी थी। और ये जो दानेदार पैटर्न होता है फर्नीचर में बड़ा प्यारा लगता है, इससे किसी भी फर्नीचर में बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ जाती है। 1 हफ़्ता बीत चुका है और सारी फिटिंग्स अब मैं कस लूँगा। इस अलमारी में पहले ही पीतल के कब्जे लगे हुए थे, तो उनको ऑफ द कैमरा अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने और फ्लिप स्क्रूज़ की मदद से इनको कस लिया। 1 इंच की इनकी लंबाई है। स्लाइडिंग लॉक्स मैंने 1.25 इंच लंबे स्क्रूज से कसे हैं और ये वाले लॉक्स मैंने 1.25 इंच लंबे स्क्रूज से कसे हैं। इनका पीतल का रिंग भी ठोक के वापस बैठा दिया है। काम करने के बाद मशीन को अच्छे से साफ़ भी करना पड़ेगा और अक्सर लोग इसी में लापरवाही करते हैं। शुरू में नई मशीन तो कोई भी आप लेंगे वो अच्छा ही काम करेंगी, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग और सर्विसिंग नहीं करेंगे तो उससे काम की क्वालिटी नहीं निकलेगी। मशीन के जार में तारपिन का तेल डाल के अच्छे से चला दें ताकि मशीन के अंदर कहीं भी पेंट ना लगा रहे, और बल्कि नोज़ल के जो पार्ट्स हैं उनको भी खोल के अलग से जार में तारपिन के तेल में धो ले। हो सकता है आपको एक ब्रश की मदद से भी इनको साफ़ करना पड़े। मशीन को साफ़ करने के लिए आप डीजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आजकल तारपिन का तेल बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा है इन्होंने। बस डीजल को पेंट में नहीं मिलाया जा सकता, नहीं तो सफाई के लिए वो बहुत ही अच्छा काम करता है। बाद में इस मशीन की डिटेल्ड सर्विसिंग वीडियो भी अलग से आ जाएगी। जब वो आ जाएगी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। स्प्रे पेंटिंग काफ़ी इजी है और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। इस स्प्रे पेंट मशीन के बदौलत ही मैं इतना सारा फर्नीचर पेंट कर पाया हूँ खुद अकेले, और मैंने किसी भी तरह के लेबर को हायर नहीं करा था, खुद ही मैंने सारा फर्नीचर पेंट कर लिया था। अगर मैं ब्रश से पेंट करता तो सिंपली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता और न जाने कितना समय मुझे लग जाता। अपने आप पेंटिंग करने में ये मुझे सहूलत मिली कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से वीडियो ये बना पाया। स्प्रे पेंटिंग का मेथड तो आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आपको ना समझ आई हो, क्योंकि कई सारे लोग वीडियो में ज़्यादा खो जाते हैं तो ऑडियो पर शायद ना ध्यान दे रहे हो। ये स्प्रे पैटर्न सेलेक्ट करने का स्विच है इसका, तो इस तरफ अगर आप करेंगे तो राउंड पैटर्न रहेगा इसका स्प्रे का, और अगर आप इस तरह कर देंगे तो लंबाई में करेगा। और लंबाई भी इसकी ऐसी है, अभी आप देखेंगे तो लंबाई ये मतलब चौड़ाई में स्प्रे ज़्यादा करेगा, ऐसा पतली धार बना के। और अगर आप इसको घुमा देते हैं तो अब ये ऐसा पैटर्न छोड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी, कई बार लोकेशन ऐसी होती है कि कहीं आपको अलग तरीके का पैटर्न यूज़ करना पड़ता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, या बार बार आपको करना पड़ेगा। और ये जो स्विच होता है ये इसकी पेंट की थिकनेस डिसाइड करता है, क्योंकि जो नोज़ल होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, जितना गहरा स्विच दबाएंगे उतनी गहरी नोज़ल जाएगी, और जितनी गहरी नोज़ल जाएगी उतना मोटा पेंट का कोट ये करेगा। अगर आप दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मोटा कोट ही रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। वैसे भी जो सीमेंट की वॉल्स होती है उस पर पेंट थोड़ा सा मोटा ही चढ़ता है, स्पेशली जो एमल्शंस होते हैं, जो एक्सटीरियर पेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप मेटल पे पेंट कर रहे हैं, वुड पे पेंट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि पतले से पतला कोट रखें जिससे पेंट लटके ना, और आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे ईजिली मुझे लगता है, और बेहतर फिनिश आपको मिलेगी। मल्टीपल पासेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है पतले पतले कोट के बजाय उसके कि एक ही बार में आप बहुत मोटा सा कोट कर दें। मशीन को आपको ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है, कई सारे मैंने लोगों को देखा है जल्दी जल्दी वो ऐसे करते हैं। आपको इस तरीके से पैरेलल चलाना पड़ेगा मशीन को, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ को आप पेंट कर रहे हैं आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो एयर स्प्रे तो यहीं से पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पेंट एक साथ टिके सरफेस पे तो इसको आपको इस तरीके से मशीन को चलाना पड़ेगा। और मैंने खुद भी इसी तरीके से यूज़ करा था, अगर आपने वीडियो पे ध्यान दिया हो। खैर कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं जा पाता वीडियो में एकदम देख के, लेकिन मैंने इसलिए आपको ये बोल के बता दी कि आपको किस तरीके से मशीन को चलाना है। और एक मैंने आदत देखी है लोगों में कि मशीन को बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं, जैसे यहाँ से पेंट शुरू करा, यहाँ ऑफ़ कर दिया, फिर यहाँ से करा, फिर यहाँ से ऑफ़ कर दिया। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको क्या करना है, इसको लगातार दबा के रखना है, फिर नीचे ऐसे जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे आप, ताकि पेंटिंग होती रहे और मशीन को बार बार आपको ऑन ऑफ ना करना पड़े।
इससे आपको बेहतर फिनिश मिलेगी, बजाय उसके आप बार बार इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। बस स्प्रे पेंटिंग करते वक्त आप जो भी इसमें पेंट डाल रहे हैं उसकी विस्कोसिटी का बड़ा आपको ध्यान करके बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेंट डाल दिया, पतला डाल दिया तो मशीन को तो इतना कोई डर नहीं है, लेकिन पेंट की फिनिश अच्छी नहीं आएगी, पेंट लटकेगा। और अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, पेंट आगे फ्लो करने बजाय इसकी बैक साइड में फ्लो कर जाएगा, तो उससे होगा क्या कि इसकी मोटर खुद ही जल जाएगी, धुआं दे जाएगी बल्कि मोटर। कुछ वीडियोस में मैंने ऐसा देखा कि जो ऑपरेटर था वो इतना स्किल्ड नहीं था, तो कई लोगों ने इस मशीन के नेगेटिव रिव्यूज़ दे दिए, कह दिए कि ये मशीन ख़राब हो जाती है, धुआं निकल आता है। तो मशीन में किसी भी तरीके से नॉर्मल यूसेज में धुआं नहीं निकलता है, मेरे पास अब भी ये ठीक चल रही है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आपने पेंट अगर ज़्यादा गाढ़ा डाल दिया, पेंट मोटर के अंदर चला जाएगा तो फिर डेफिनेटली धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर स्प्रे पेंटिंग की बेनिफिट्स की बात करें ब्रश के मुकाबले, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपका सेव होता है, बहुत ज़्यादा लेबर बचती है। आजकल आप देखेंगे लेबर काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और कम से कम लेबर लग के, कम से कम टाइम लग के अगर आपका काम होता है तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। पेंट की जो क्वालिटी होती है स्प्रे पेंटिंग की, वो तो अनमैच्ड है ही है। आपने देखा होगा सारे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें स्प्रे से ही पेंट करा जाता है। ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ में तो खैर कंप्रेसर्स का इस्तेमाल होता है, तो ये तो हाई वॉल्यूम लो प्रेशर की मशीन है, उनका PSI का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, और पेंटिंग का जो स्प्रे पैटर्न होता है वो और ज़्यादा फाइन मिस्ट निकलती है इसके कंपैरिजन में। पेंट जब आप स्प्रे पेंट मशीन से करेंगे तो ब्रश के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी सूखता है, ऐसा मैंने नोटिस करा है। क्योंकि ब्रश से क्या होता है, कई बार आप थोड़ा ज़्यादा थिक कोट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन स्प्रे पेंट मशीन से आप ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो लटकने लगेगा। तो पेंट का एक पतला कोट होता है, लेकिन पतला भी वो एकदम एकसार होता है, उसकी जो फिनिश की क्वालिटी होती है वो ब्रश के मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। अब क्योंकि इस मशीन को 1 साल हो चुका है मेरे पास, तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर इसकी अच्छाई की बात करें तो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि इसका नॉइस लेवल अंडर कंट्रोल है। खैर कई लोग सोच रहे होंगे मैंने ईयर मफ्स क्यों पहने थे अगर ये इतनी कम नॉइस करती है। असल में होता क्या है, किसी भी फर्नीचर के अंदर जब आप इस तरह की मशीन या कोई भी चीज़ आप चलाते हैं तो थोड़ा सा भी शोर ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो फर्नीचर के अंदर बॉक्स बना होता है उसमें अगर आप हथौड़ा भी मारते हैं हल्का सा भी, तो उसमें क्या है साउंड बढ़ के आती है। अगर आप ओपन में पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ में पेंट कर रहे हैं जिसमें कोई बंद एनक्लोजर नहीं है, तो इस मशीन की जो नॉइस लेवल है आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन में तो खैर साउंड निकल ही जाती है। और किसी भी ग्राइंडर से तो आप कंपेरिजन इसका कर भी नहीं सकते, क्योंकि ग्राइंडर का काफ़ी ज़्यादा नॉइस लेवल होता है। इसका नॉइस लेवल अगर हम कंपेयर करें तो एक वैक्यूम क्लीनर से आप कंपेयर कर सकते हैं घर में। हियरिंग प्रोटेक्शन आपको सिर्फ उन जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप फर्नीचर पेंट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बंद एनक्लोजर्स पेंट कर रहे हैं, कोई अलमारी पेंट कर रहे हैं। नहीं तो ओपन में अगर आप पेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सतह है जहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है साउंड की, जो चेम्बर की तरह नहीं बनी हुई, जहाँ साउंड निकलने का जगह मिल जाती है, वहाँ पर इसका नॉइस लेवल आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर इसका वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट मशीन है, ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी आपको। इसका जो वेट है वो हल्का होने के कारण एक नेगेटिव पॉइंट भी निकलता है, अभी उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस तरह करा हुआ है कि जब आपका ये कैन फिल होता है आपको इस मोटर का ऊपर की तरफ वेट ज़्यादा पता नहीं चलेगा, वेट पूरा वेल बैलेंस हो जाता है, तो पेंटिंग करने में आपका हाथ नहीं थकता है। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक्स की क्वालिटी ऑलरेडी मैं अब आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छा है, कहीं से भी लिचबीजी नहीं है, कहीं से भी मुझे कमियां नहीं मिली प्लास्टिक्स में। ओरिंग्स की क्वालिटी जो यूज़ करी है वो ठीक है, 1 साल बाद भी इतनी यूसेज के बाद भी जो ओरिंग लगी हुई है ये वही ओरिजिनल ओरिंग है, और अंदर जो भी इसमें पार्ट्स लगे हुए मैंने कोई भी पार्ट चेंज नहीं करा अभी तक। अगर इस तरह की मशीन्स का कंपेरिजन जो बड़े वाले मशीन्स होती हैं उससे करें तो डेफिनेटली आपको उसमें बेटर पेंट का पैटर्न मिलेगा इसके मुकाबले, कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जो मिस्ट होता है वो और ज़्यादा फाइन होता है। लेकिन उस तरह की मशीन्स को आप ओपन में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ऑन रोड आप उससे पेंट नहीं कर पाएंगे, उसका जो पेंट होता है बहुत दूर तक उड़ता है। तो इसका जो पेंट का पैटर्न है मैंने देखा ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ता, जो भी पेंट होता है वो सतह पे जाके चिपक जाता है जो, लेकिन पेंट से ज़्यादा तारपिन का तेल उड़ता है, क्योंकि वो वेट में हल्का होता है, तो ये पूरा एक तरह से एटमाइज करके स्प्रे मारता है, तो तारपिन का तेल मिक्स होकर डस्ट के साथ कई चीज़ों पे चिपकता है अगर आसपास कोई भी चीज़ है। और यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। सारे स्प्रे मशीन्स ओवर स्प्रे करती हैं, उनमें ओवर स्प्रे की दिक्कत आएगी ही आएगी आपको। ऐसा नहीं है आप ब्रश के तरह, जैसे ये अगर सरफेस आप पेंट करना चाहते हैं तो ब्रश से आप सिंपली सिर्फ इसको पेंट कर देंगे और बाकी जो सरफेसेस होगी वो बिना छुई भी रहेगी, उस पर पेंट लगेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप स्प्रे से ज़रा सी भी जगह पे पेंट करते हैं तो हर जगह ओवर स्प्रे पड़ता है, तो आपको प्रॉपरली मास्किंग करनी पड़ती है, और आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पर आप नहीं चाहते कि ओवर स्प्रे पड़े वो आपको हटानी पड़ेगी वहाँ से। तो इस कारण से इंडोर यूज़ इस मशीन का उतना सही नहीं है। इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप अगर अपना घर पेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन
आपकी जो अप्लाइंसेज है घर में वो नहीं होनी चाहिए। ब्रश से तो आपने देखा होगा, पेंटिंग से कई बार होता है, जो अप्लाइंसेज होती है किनारे से हटा के बीच में रख देते हैं और दीवारों पे एज इट इज़ पेंट करने लगते हैं। लेकिन इस मशीन से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस मशीन से क्या, बल्कि किसी भी स्प्रे मशीन से आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये फाइन मिस्ट बना के जो इसका उड़ता है, जो वेपर सा बनता है, तो डेफिनेटली वो तो एक नेगेटिव होएगा ही होएगा। लेकिन इसके स्प्रे के पैटर्न के कारण ही पेंट इतना एकसार हो पाता है। तो अगर किसी चीज़ का अच्छा ही है तो उसके साथ बुराई भी जुड़ी हुई होती है। एक नेगेटिव आपको स्प्रे पेंट मशीन से मिलेगा कि इनमें पेंट वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अगर जिस चीज़ को आप पेंट कर रहे हैं, जैसे कि पतले पाइप्स हो गए या शूज़ हो गए, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि पेंट की वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप फर्नीचर पेंट कर रहे हैं या कोई भी एकसार सतह पेंट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आपको वेस्टेज का पता नहीं चलता। तो ब्रश के मुकाबले खैर किसी भी स्प्रे पेंट मशीन में ओवर स्प्रे होगा ही होगा। बाकी जो पेंट होगा वो ओवर स्प्रे के रूप में हवा में उड़ जाएगा या ज़मीन पे चिपक जाएगा, कहीं भी इधर उधर वो चला जाएगा। लेकिन पेंट की वेस्टेज ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं पता चलती कि ये लेबर बहुत ज़्यादा आपकी सेव करता है। तो अगर आपका इतना कम टाइम में इतना सारी चीज़ें पेंट कर रहा है, अगर थोड़ा बहुत पेंट वेस्ट जाता भी है उसमें आपको वो ऑटोमेटिकली उस चुभेगा नहीं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस मशीन से आपके पैसे बचेंगे ही। अगर आप स्प्रे कैन्स भी यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में मैं अक्सर यूज़ करता था, तो उसमें भी काफ़ी सारा जो पेंट होता है वेस्ट जाता है। बल्कि जो स्प्रे कैन्स आते हैं उसमें ज़्यादा पेंट वेस्ट जाता है इस मशीन के मुकाबले, क्योंकि 400 ml का उसमें टोटल क्वांटिटी होती है। आते भी काफ़ी महंगे हैं वो 200-300 रुपये का, ज़रा सा उसमें निकलता है, कवरेज बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें तो आप सिंपली कोई भी 1 लीटर का आपका कोई भी पेंट आता है वो डालेंगे, 250-300 रुपये का आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कवरेज आपको एक स्प्रे कैन के मुकाबले देगा। अब अगर इस मशीन के नेगेटिव्स की बात करें तो इसके लुक को ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में थोड़ा सा इसकी लुक कॉम्प्लेक्स बना दी गई है। तो होता क्या है, शुरू में जब आपकी नई मशीन होगी तब तो आपको बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन पेंट करते करते इसके एक एक खांचे में ना पेंट भर जाता है। उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप नहीं भी साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है कोई ये ख़राब हो जाएगी, बाहर से आपको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर साफ़ होती है तो अच्छी लगती है। और अगर उसकी लुक अगर थोड़ी राउंडिश बनाया जाए, ये खांचे कम हो, जैसे स्पोर्टी लुक बनाई है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि पेंट करने के बाद ये मुझे साफ़ करनी थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसी चीज़ में। एक पूरी अलग सर्विसिंग की वीडियो बाद में आपको देखने को मिल ही जाएगी किस तरीके से मैंने साफ़ करा है, क्योंकि मैं गंदी मशीन आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा सकता था, तो इसलिए साफ़ तो मुझे करनी थी। जो भी लोग इसको मशीन को डेली यूज़ करेंगे वो तो हार्डली बाहर से साफ़ करेंगे, उनको कोई खास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कभी कभार यूज़ करते हैं, मुझे लगता है वो घर में साफ़ करके ही टूल्स को रखते हैं, अच्छा भी वही रहता है। क्योंकि अगर आप पेंट इस पर लगा छोड़ देते हैं और रोज़ पेंटिंग करते हैं तो जिसकी प्लास्टिक्स है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि पेंट जो है जो तारपीन का तेल पीता है, तो प्लास्टिक के लिए वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि साफ़ रखेंगे अगर आप तो इसके जो एनक्लोजर की लाइफ है वो बढ़ेगी। और तारपीन का तेल और पेंट लग के इसके जो स्टिकर्स थे वो भी हट गए थे, ये मैंने दोबारा सब चिपकाए हैं। बल्कि मशीन की जो लुक है उसको स्पोर्टी बनाने की बजाय कंपनी मुझे लगता है इस बॉक्स को बेहतर बना सकती है। जैसे कई पावर टूल्स के बॉक्स आते हैं, बॉश के आपने देखा होगा एक अलग पैटर्न होता है पूरा, जैसे पूरे ही नीले रंग के बॉक्सेस होते हैं। तो इसको पूरा अगर रेड कर दिया जाए तो मशीन की जैसे लुक अगर सिंपल हो जाती है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक इसमें कमी मुझे ये लगी कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा और बेहतर हो सकता था। होता क्या है कि जब आप पेंट इसमें भरते हैं, पेंट करते हैं और रखते हैं, तब तो ये लुढ़कता नहीं, लेकिन जैसे जैसे पेंट खाली होने लगता है या अगर जार हल्का होने लगता है या थोड़ा सा आपने पेंट डाला है तो इसको आप रखेंगे, सीधा रखने में इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये ऐसे ईजिली लुढ़क जाता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रैचेस भी पड़ गए, क्योंकि जब मैं इसको सीधा रखता था, सीधा नहीं रखा जा पाता था, ऐसे ये ऐसे लुढ़क जाता था। तो इसका अगर बेस थोड़ा चौड़ा होता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्टेबल रह पाता। अब कई लोग सोचेंगे जो मोटर है इसको इतना ऊंचा ऊपर लगाने के बजाय नीचे लगा दें, लेकिन ये यहाँ से एयर खींचता है और अगर ये चीज़ नीचे होगी तो हाथ में आपको पेंट करने में थोड़ा सा उतना कन्वीनियंट नहीं महसूस होगा और ये डस्ट भी खींचेगा। जैसे आप इसे ज़मीन पर रखेंगे तो मोटर की लोकेशन सही है, जार की लोकेशन भी सही है, लेकिन इसका जो बेस है अगर थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो आपको इसे रखने में ये लुढ़केगा नहीं, लुढ़को पुढ़को सा जैसे ये हो रखा है अभी। अगर जार पूरा भरा रखेंगे तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पेंटिंग करते में खैर आधा तो होएगी, खाली तो होएगा ही जार, तो तब बहुत दिक्कत करता है जब थोड़ा सा पेंट आप इसमें करके यूज़ करें। क्योंकि किसी छोटे मोटे काम में आप पूरा 1 लीटर को इसको भरेंगे नहीं, थोड़ा सा ही भरेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको इम्प्रूव करा जा सकता है मेरे हिसाब से। एक कमी मुझे ये लगी, इसका जो अंदर ये पाइप दिया हुआ है इन्होंने, ये तो इसके ऊपर एक वॉशर दी हुई है प्लास्टिक की,
तो ये प्लास्टिक की वॉशर वक्त के साथ लूज़ हो जाती है तारपीन के तेल में, जैसे आप ये पड़ा रहता है, पेंट लगता है। तो इसका मैंने ऊपर फिर ये जुगाड़ आप देख सकते हैं मैंने क्या करा है, मैंने एक ये मेटल की वॉशर लगा रखी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये है ना, ये प्लास्टिक का जो इसकी वॉशर थी बार बार खुल के गिर जाती थी, और ये जो फोम का इसका पार्ट है नीचे गिरता रहता था। तो उससे थोड़ी सी दिक्कत मुझे शुरू में आई थी पेंटिंग में, लेकिन बाद में मैंने अपना जुगाड़ बना लिया था, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर पाया पेंटिंग। तो इसका जो लॉकिंग सिस्टम है थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी डिज़ाइन की है, अगर इसको ध्यान दे दिया जाए तो बड़ी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाती हैं। और अगर इस मशीन की एक्चुअल पावर कंजम्पशन की बात करी जाए तो 750 वाट कंपनी ने क्लेम करा है कि ये मशीन लेती है, लेकिन एक्चुअली इसकी पावर कंजम्पशन 600 वाट्स के आसपास ही है। मैंने मीको के पावर मीटर से इसकी पावर कंजम्पशन चेक करी है, तो 600 650 वाट से किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं लेगा। तो एक तरह से जो स्पेसिफिकेशन 750 वाट की दी गई है ये सही नहीं है। और अगर इस मशीन के थर्मल्स की बात करें तो ये मशीन अगर आप 10-15 मिनट तक चलाते हैं तो ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, लेकिन अगर नॉन स्टॉप चलाते हैं इसको, जैसे आपने 20 मिनट तक चलाई, 25 मिनट तक चलाई, तो थोड़ा सा आपको इसमें हीटिंग मिलेगी। लेकिन हीट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी भी तरह आपको स्मेल आएगी। मोटर में किसी भी वक्त बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, जितनी मर्जी देर आप चलाएं। मैंने इसे 25-25 मिनट, आधा घंटा लगातार चलाया। बस इसमें रीफ़िल करने के लिए मैंने मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में इसको रीफ़िल करके जल्दी मैंने काफ़ी काम करा है। एक बार तो बल्कि लगातार 1 घंटे तक मैंने इसको चलाई है। बीच में रीफ़िल ज़रूर करना पड़ता है, खैर वो अलग बात है, क्योंकि इसका जो फ्लो का रेट है 1 लीटर पेंट करीब ये 10 से 15 मिनट में निकाल देती है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी थिकनेस पे इसका ये स्विच कर रखा है। ज़्यादा मोटे कोट्स करेंगे, ज़्यादा थिक कोट्स करेंगे तो जल्दी पेंट निकाल देगी, पतले करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। बस ये थोड़ा सा गर्म चलती है, तो गर्मी आपको यहाँ के तरफ महसूस होगी, क्योंकि नॉर्मली पावर टूल्स में जो एयर प्रेशर होता है ऐसे ही निकल जाता है। जैसे ग्राइंडर हो गया, ड्रिल हो गई, उसमें आप एयर प्रेशर को यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें सारा काम ही इसके एयर प्रेशर का है। तो सारी जो हवा है इसकी गर्म हवा जो जनरेट करता है, तो ये मोटर खुद काफ़ी गर्म होती है, तो अपने आप को ठंडा करके फिर ये एयर छोड़ती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी हीट महसूस होती है, लेकिन आप गर्म होने के बावजूद भी मशीन को चला सकते हैं। आपको इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे दो रेस्ट, वो अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया था। 1-1 घंटे भी मैंने लगातार इस मशीन से काम करा है। छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स का स्कोप तो खैर हर चीज़ में होता ही है, लेकिन इसकी पेंटिंग की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है। पेंटेड सरफेस की जो फिनिश निकल के आती है वो गज़ब की है, और इसलिए मैं इस मशीन को वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ। जिस प्राइस पे सेल करी जा रही है बिल्कुल परफेक्ट है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। रही बात इस मशीन की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस की, उसके बारे में हम इसकी सर्विसिंग की जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे। अगर इसकी कीमत की बात करें तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट आपको 2500 रुपये के आसपास का मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।